नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पे। मैं विशाल भाटी लेके आया हूँ क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यूज हमने देखी थी लास्ट क्लास में भी। हमने देखा कि किस किस चीज पे डिपेंड करती है, कि किसी भी कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करती है, किसी भी कंडक्टर के एरिया पे डिपेंड करती है और नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। आज हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू किस तरीके से वेरी करेगी अगर हम टेम्परेचर को राइज करें या फॉल करें। ठीक है, तो इसके लिए पहले मैं क्या यूज करूंगा, एक कंडक्टर। ये है एक कोई कंडक्टर, ठीक है। इस कंडक्टर की अगर बात करूं तो मैंने मान लिया कि किसी टेम्परेचर, जो इनिशियल टेम्परेचर माना मैंने इसको T0 डिग्री सेल्सियस। इस कंडीशन में इस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो मैंने यूज कर ली R0। ठीक है, अब मैं इस कंडक्टर को क्या है, हीट करने जा रहा हूं। हीट करना मतलब इसके टेम्परेचर को राइज कर रहा हूं। तो मैंने इस टेम्परेचर को राइज कर दिया और कहां तक पहुंचा दिया, T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो T डिग्री सेल्सियस तक मैंने टेम्परेचर को राइज कर दिया। तो इसी की वजह से इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसमें भी कुछ चेंजेस आए होंगे। ठीक है, पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू थी R0, अब जो रेजिस्टेंस की वैल्यू बनी है उसको मान लो R। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं कि कितना चेंज हुआ है, तो चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस, इसको मैं डिनोट करूंगा चेंज इन रेजिस्टेंस को R माइनस R0 की जो फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया जो इनिशियल रेजिस्टेंस की वैल्यू थी एट T0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आ गया चेंज इन रेजिस्टेंस। अगर मैं बात करता हूं चेंज इन टेम्परेचर की, चेंज इन टेम्परेचर मतलब कितना राइज हुआ है या कितना फॉल हुआ है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, T माइनस T0, T माइनस T0। ठीक है, तो ये आ गई चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू। अब अगर R0 को कोई बोले तो ये क्या है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ये आ गया मेरा ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो चेंज हुआ है रेजिस्टेंस पे वो किस किस चीजों पे डिपेंड करने वाला है। तो हम बात करेंगे R माइनस R0 की, कि R माइनस R0 की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी। पहली चीज कि उसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस आया है उस पे, तो T माइनस T0 पे डिपेंड करेगी, पहली चीज। और दूसरी चीज कि उसकी जो इनिशियल रेजिस्टेंस जो रही है, मतलब कि जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस थी उस कंडक्टर की, उस पे भी डिपेंड करेगी कि वो कितना चेंज होने वाला है कितना नहीं। ठीक है, तो R माइनस R0 किस पे डिपेंड कर रहा है, R0 पे। क्लियर, तो R माइनस R0 मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस एक तो डिपेंड कर रहा है चेंज इन टेम्परेचर पे, और दूसरा डिपेंड कर रहा है जो ओरिजिनल वैल्यू है हमारे रेजिस्टेंस की उस पे। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो R माइनस R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 T माइनस T0 के। ठीक है, तो इन दोनों चीजों पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर इस साइन को मैं हटाता हूं तो R माइनस R0 इक्वल्स टू अल्फा R0 T माइनस T0। ठीक है, तो चेंज इन रेजिस्टेंस इक्वल्स टू आ गया अल्फा R0 T माइनस T0। अब ये तो हमें पता है ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ये हमें पता है चेंज इन टेम्परेचर, ये अल्फा क्या है। तो अगर मैं अल्फा की बात करूं, अल्फा क्या है, अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है जी, इसको बोलेंगे हम टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, अगर मुझे वैल्यू निकालनी है कि जो मैंने रेजिस्टेंस को चेंज किया, मतलब टेम्परेचर को चेंज किया, तो उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस चेंज हुआ है तो उसकी फाइनल वैल्यू कितनी बनी है, तो उसे निकालने के लिए मैं R इक्वल्स टू R0 को ले जाऊंगा इधर की तरफ। तो ये बन जाएगा R इक्वल्स टू R0 प्लस अल्फा R0 और T माइनस T0। क्लियर है, यहां से कॉमन क्या निकलेगा, यहां से कॉमन निकलेगा R0 और 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। ये आ गई वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास किसकी, फाइनल रेजिस्टेंस की, जब मैंने क्या किया, टेम्परेचर को राइज करा। ठीक है, ये आ गई वैल्यू। तो R इक्वल्स टू R0
1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, जहां पे अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ठीक है। अब इस अल्फा की वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है। इसको क्या बोल लेते हैं हम, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये क्या है हमारा अल्फा। अगर मैं अल्फा की बात करूं तो मेरे पास आर माइनस आर नॉट इक्वल्स टू अल्फा आर नॉट टी माइनस टी नॉट, ये है। अगर मैं अल्फा निकाल रहा हूं तो आर माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट टी माइनस टी नॉट, ये मेरे पास क्या आ जाएगी, फाइनल वैल्यू आ जाएगी किसकी, टेम्परेचर कोफिशिएंट की, ठीक है। ये आ गई मेरे पास फाइनल टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर मैं यूनिट की बात करता हूं, यूनिट ऑफ किसकी, यूनिट की बात कर रहा हूं मैं टेम्परेचर कोफिशिएंट की, तो यूनिट ऑफ अल्फा कितनी बनी इसकी, ये है ओमेगा। रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस की क्या है ओमेगा, अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस की भी क्या है ओमेगा, और चेंज इन टेम्परेचर क्या है, मान लिया मैंने केल्विन या सेल्सियस, कुछ भी मान सकते हैं हम। तो ओमेगा से ओमेगा कटा, तो इसकी यूनिट क्या बन गई मेरे पास, केल्विन इनवर्स या फिर सेल्सियस इनवर्स, ये ठीक है। तो अल्फा की हमारी जो यूनिट आई है वो आई है केल्विन इनवर्स या फिर सेल्सियस इनवर्स। अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूले की बात करूं अल्फा का, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अल्फा, तो वो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, a की पावर -1, a की पावर -1, क्लियर। तो ये क्या हो गया मेरे पास, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। अब अलग अलग सब्सटेंसेस देखेंगे कि कंडक्टर्स या फिर जिनको हम बोलते हैं मेटल्स, ठीक है, इंसुलेटर्स या फिर सेमीकंडक्टर्स और एलॉयज, इनके लिए अगर मैं वैल्यूज देखूं, ठीक है, तो इनके लिए वैल्यू किस तरीके से अफेक्ट करती है। तो इनके लिए जो पहले तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा किसको, अल्फा को, कि अल्फा क्या होगा तीनों के लिए, ठीक है। अगर मैं अल्फा की बात करूं किसके लिए, मेटल्स के लिए, तो अल्फा होता है इनके लिए पॉजिटिव, ठीक। अल्फा की बात करूं इंसुलेटर्स या फिर सेमीकंडक्टर्स, तो अल्फा इक्वल्स टू होता है यहाँ पे नेगेटिव। और अल्फा की बात करूं एलॉयज के लिए, तो यहां क्या होता है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, ठीक है। अब वैल्यू पे आते हैं, तो आर माइनस आर नॉट इक्वल्स टू था मेरा कितना, अल्फा आर नॉट और टी माइनस टी नॉट। जब मैं आर की वैल्यू निकाल रहा था तो आर नॉट कॉमन आ गया, 1 माइनस अल्फा टी माइनस टी नॉट वैल्यू कुछ निकल के आई थी इस तरीके से, ठीक है। तो आर की वैल्यू, फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही थी आर नॉट 1 माइनस अल्फा टी माइनस टी नॉट। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर को राइज कर रहा हूं, ठीक है। टेम्परेचर राइज हुआ तो ये क्या है, ये वैल्यू बनी बड़ी, मतलब कि हाई वैल्यू होगी। टेम्परेचर को मैंने कर दिया इसमें राइज, ये कर दिया राइज, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी वैल्यू बन गई। अब बाहर क्या है, अल्फा है, ठीक है। यहाँ पे ये था 1 प्लस अल्फा, अल्फा है, और अल्फा मेटल्स के लिए क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव वैल्यू पूरी क्या बन गई, पॉजिटिव वैल्यू बन गई है, और इसमें ऐड करा मैंने 1 को, तो ये क्या है, लार्ज वैल्यू बन गई है। तो इसकी मदद से क्या हो रहा है, जब मैं टेम्परेचर को राइज कर रहा हूं तो इसकी रेजिस्टेंस क्या हो रही है, राइज हो रही है। मतलब कि मेटल्स में अगर टेम्परेचर को राइज किया है मैंने, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रही है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये किसके लिए कॉन्सेप्ट, ये मेटल्स के लिए या फिर कंडक्टर्स के लिए, क्लियर है। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं हम, इंसुलेटर्स की या सेमीकंडक्टर्स की। यहां पे अल्फा की वैल्यू होती है नेगेटिव। अगर मैं टेम्परेचर को क्या कर रहा हूं, राइज कर रहा हूं, मतलब कि बढ़ा रहा हूं, तो ये वैल्यू क्या बनी, टी माइनस टी नॉट हाई हो गई, ठीक है। जब ये हाई हो गई तो इसके बाहर क्या है, अल्फा, जो कि अल्फा क्या है यहाँ पे नेगेटिव। तो ये पूरी वैल्यू क्या बन गई, नेगेटिव की, लार्ज वैल्यू बन गई नेगेटिव की। तो ये वैल्यू जब मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट करी तो फाइनल वैल्यू क्या बन गई, स्मॉल बन गई। तो इसकी वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। मतलब कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं सेमीकंडक्टर्स का या फिर इंसुलेटर्स का, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कि कम हो जाएगी, ठीक है। तीसरा है हमारे पास एलॉयज, ठीक है। एलॉय क्या होते हैं, एलॉय होते हैं मिक्सचर्स होते हैं हमारे, ठीक है। इनके अल्फा की वैल्यू, टेम्परेचर कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा छोटी होती है। तो अगर मैं टेम्परेचर को राइज करूं, यहाँ पे मैंने किया टेम्परेचर को
राइज, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, बड़ी। जब इस बड़ी वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करूंगा बहुत छोटी वैल्यू से, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ही स्मॉल आ जाएगी। तो इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उस पर कोई ज्यादा इफेक्ट आ नहीं रहा है, हल्का फुल्का, मतलब कि लिटिल बिट, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है वो, मतलब कि थोड़ा बहुत ही उस पर फर्क आ रहा है अगर मैं टेम्परेचर को राइज कर रहा हूं। किसके लिए हो रहा है ये हो रहा है हमारे एलॉयज के लिए। क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। देखिए, अगर मैं बात करूं रेजिस्टिविटी की, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होता है, आर के। क्लियर है। दूसरी चीज, आर माइनस आर नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है अल्फा आर नॉट टी माइनस टी नॉट, ठीक है। अगर मैं इसको रेजिस्टिविटी की फॉर्म में लिखूं तो ये क्या आ जाएगा, रो माइनस रो नोट इक्वल्स टू अल्फा रो नोट और टी माइनस टी नॉट। इस तरीके से वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। और हमने लास्ट क्लास में देखा था रो इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। यहाँ पे m कांस्टेंट और इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कांस्टेंट। तो रो इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ रहा है हमारा n और टाउ के ऊपर। क्लियर है। तो रो इक्वल्स टू या रो डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ रहा है n और 1/n और टाउ के इक्वल, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन जो भी चार्जेस हमारे हैं, ठीक है। और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है जी। क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ये हमारा टाउ। क्लियर है। अब देखिए, अगर मैं टेम्परेचर को राइज करता हूं, ठीक है, यहां से अगर मैं टेम्परेचर को क्या कर रहा हूं, राइज कर रहा हूं, ठीक है। तो राइज करने से क्या है, जो कॉलिजन्स हो रहे हैं कंडक्टर के अंदर, जो चार्जेस में कॉलिजन्स हो रहे हैं, उनका फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो कहीं ना कहीं जो उनका एक टाइम पीरियड है कॉलिजन के बीच का, कोलैप्स टाइप पीरियड है, वो क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। उसे डिक्रीज होने का मतलब है कि रिलैक्सेशन टाइम भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। और जब ये डिक्रीज हो रहा है, तो अगर ये रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं, रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है जी। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से अफेक्ट करेगा किसी भी कंडक्टर को, ठीक है। कौन, रेजिस्टिविटी, कब, जब हम टेम्परेचर को राइज करेंगे। क्लियर है। अब देखते हैं वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसकी टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से मेटल्स पे, सेमीकंडक्टर्स पे, इंसुलेटर्स पे या इलेक्ट्रोलाइट्स पे क्या इंपैक्ट आने वाला है। तो यहाँ भी सिंपल उसी की तरह अल्फा इक्वल्स टू पॉजिटिव होगा, यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू नेगेटिव, इसके लिए भी नेगेटिव और इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी नेगेटिव, ठीक है। सिर्फ मेटल्स की अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर मैं टेम्परेचर को राइज कर रहा हूं, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेजिस्टिविटी क्या होगी उस सब्सटेंस की, इंक्रीज होगी। और इसकी बात करूं सेमीकंडक्टर्स की, टेम्परेचर राइज किया तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सेम इंसुलेटर्स के लिए टेम्परेचर राइज किया, रेजिस्टिविटी डिक्रीज। और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी यही सेम, टेम्परेचर राइज करने पे रेजिस्टिविटी डिक्रीज। क्लियर है। तो ये सारे रेजिस्टेंस की तरह ही काम करने वाले हैं हमारे। क्लियर। आगे चलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है। हमने रेजिस्टेंस पढ़े पहली क्लास में ओम्स लॉ में कि क्या होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ग्रुपिंग करेंगे एक से ज्यादा रजिस्टर्स की आपस में। जब एक से ज्यादा रजिस्टर्स को हम कंबाइन करेंगे तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस उस सर्किट में कितना होने वाला है, उसी को हम निकालने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहली कंडीशन है ग्रुपिंग की, सीरीज वाली, ठीक है। तो मैं कुछ रेजिस्टेंस यूज करूंगा, इसको बोल दिया R1, ये हो गया R2, ये हो गया हमारा R3। यहां पे जोड़ दो एमीटर इस तरीके, ठीक है। ये हो गया हमारे पास की, ये कोई वोल्टेज प्रोवाइड करे हमने V, R1, R2, R3। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारे पास कि जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं रजिस्टर्स का, तो उस कंडीशन में
करंट की वैल्यू और पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक है, कैसी होने वाली है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो रहने वाला है वो रहने वाला है सब रजिस्टर्स में सेम, R1 R2 R3 में सब में सेम करंट फ्लो करेगा। और जो V की वैल्यू है वो क्या होगी, हर रजिस्टेंस में डिफरेंट होगी, क्या होगी, डिफरेंट। क्लियर है। तो बात अगर मैं करूं करंट की, ये कोई करंट है I, तो यहां से भी आई जाएगा, यहां से भी आई और यहां से, सारे रेजिस्टेंस में कैसा है, करंट सेम है। अगर मैं बात करूं पोटेंशियल की, तो यहां से यहां तक इसको बोल दिया V1, ये वाला बोल दिया मैंने V2, और ये आगे मेरे पास V3, ठीक है। तो हर रजिस्टर्स के पास क्या है, वोल्टेज अलग अलग आ रही है। अब आगे चलते हैं। अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूं तो V इक्वल्स टू होता है हमारे पास IR, ठीक है। तो V1 की वैल्यू क्या निकली, V1 इक्वल्स टू निकला IR1, V2 इक्वल्स टू निकला IR2, V3 इक्वल्स टू निकला IR3। क्लियर है। तो ये मैंने निकाले क्या है, ये मैंने निकाले हैं कि हर रजिस्टर्स पे जो पोटेंशियल या फिर जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है। अगर फाइनल की वैल्यू निकालू तो V इक्वल्स टू IR इफेक्टिव, ये आ गया। क्लियर है। तो ये सारी वैल्यूज मैंने निकाल ली। अब मुझे जो बेसिक चीज पता है वो पता है कि जो टोटल वोल्टेज है वो किसके इक्वल होगा, V1 V2 V3 के इक्वल होगा, ठीक है। अगर मैं 3 से ज्यादा रजिस्टर्स यूज कर रहा हूं तो तीनों उनमें जितने वोल्टेज है उस सबको सम अप करके किसके इक्वल लाऊंगा, मैं V के इक्वल लाऊंगा, ठीक है। अब V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू है IR इफेक्टिव, तो IR इफेक्टिव इक्वल्स टू V1 क्या है IR1, V2 क्या है IR2, V3 क्या है IR3, ठीक है। IR1 IR2 IR3, इनमें मुझे दिख रहा है कि करंट की वैल्यू क्या है, सेम है। तो IR इफेक्टिव इक्वल्स टू I मैंने निकाल लिया कॉमन, बचा क्या R1 R2 R3, ये निकल गया अलग, ठीक है। I से I कैंसिल, तो फाइनल जो डेरिवेशन बनी है मेरे पास उसकी वैल्यू क्या बनी है, देखिए R इफेक्टिव इक्वल्स टू निकल गया मेरे पास R1 R2 और R, ये आ गया मेरे पास टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, या इसको हम बोल सकते हैं नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर मैं इसमें 3 से ज्यादा रजिस्टर्स यूज करूंगा तो इसमें सारे रजिस्टर्स आपस में एल्जेब्रिकली सम हो जाएंगे। तो ये हो गई मेरी ग्रुपिंग किस चीज की, रजिस्टर्स की इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। अब है कॉम्बिनेशन किसमें, पैरेलल में। देखिए ये कोई रेजिस्टेंस है R1, ये R2, ये मान लिया मैंने R3, ये पोटेंशियल है V, ठीक है। इसमें यहां से करंट पास हो रहा है, इसको बोल दिया मैंने I1। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो होता है हमारा डिफरेंट, ठीक है। और जो V होता है वो क्या होता है, सेम, ठीक है। तो करंट की बात करूं, टोटल करंट क्या है I। जब इन 3 आर्म्स में ये करंट गया है तो यहां पे इसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस तरीके से, I1 I2 I3, ठीक है। और अगर V की बात करूं तो यहां पे भी V है, ये भी V और ये भी V। क्लियर है। तो तीनों रजिस्टर्स में पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम है, और करंट की वैल्यू क्या हुई हमारी, डिफरेंट हुई। अब हमें पता है कि टोटल करंट किसके इक्वल रहने वाला है, I1 I2 I3 के। तीनों आर्म्स के करंट को मैंने सम अप किया तो किसके इक्वल हो जाएगा, वो नेट करंट के I के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू क्या होता है IR, और I इक्वल्स टू क्या होगा V अपॉन R। तो I1 की जो वैल्यू निकली वो क्या निकली, V अपॉन R1। I2 की जो वैल्यू निकली V अपॉन
R2, I3 की जो वैल्यू निकली V अपॉन R3। क्लियर है? तो V अपॉन R1, V अपॉन R2 और V अपॉन R3। अब नेट अगर करंट की वैल्यू निकालूं तो ये निकलेगी V अपॉन R इफेक्टिव, ये नेट करंट। ठीक है, अब आइए इसमें वैल्यू पुट करते हैं, I की जगह V अपॉन R इफेक्टिव इक्वल्स टू I1 की जगह V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। क्लियर? अगर मैं बात करूं B क्या है, सब में कॉमन है, तो V क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनल डेरिवेशन जो बनी है मेरी 1 अपॉन R इफेक्टिव इक्वल्स टू आ गया 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। ये आ गया मेरे पास नेट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो होती है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, नमस्कार।